सुप्रभात विद्यार्थियों। तो हिंदी व्याकरण में 4 भाग होते हैं: निबंध लेखन, पत्र लेखन, अपठित गद्यांश और व्याकरण। तो आपने निबंध लेखन, पत्र लेखन के बारे में आप पढ़ चुके हैं और आइए आज हम लोग चतुर्थ सर्ग व्याकरण भाग का रिवीजन करें। जैसा कि क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे, पेज नंबर 91 का व्याकरण भाग, भाषा, लिपि और व्याकरण। एक बार फिर से उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि भाषा है क्या, कि भाषा किसे कहते हैं। ये हिंदी के महान विद्वान श्री स्वीट के अनुसार कि मनुष्य अपने मन की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे हम लोग भाषा कहते हैं। अर्थात मनुष्य अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम, चैनल का प्रयोग करता है उसे हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा लिखित और मौखिक दोनों हो सकती है। लिख करके प्रकट करते हैं तो लिखित भाषा है, बोलकर प्रकट करते हैं तो मौखिक भाषा है। ठीक है। अब ये देखते हैं लिपि। लिपि क्या है? स्क्रिप्ट। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखने की पद्धति। अर्थात किसी भी भाषा को लिखने के लिए एक चिन्ह दिया जाता है, इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो एक विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखते हैं और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। तो जब मनुष्य इतना विकसित नहीं होता था तो चित्रलिपि होती थी, यानी चित्र को देख करके मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता था, तो उसे हम लोग चित्रलिपि कहते थे। उसके बाद एक ब्राह्मणी लिपि आई, खरोष्टी लिपि आई, ये सब पुरानी लिपियों का नाम है। और आज हम लोग आधुनिक हिंदी व्याकरण में हम लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद में देखेंगे कि व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने और पढ़ने के लिए सिखाता है। या यूं कहें कि व्याकरण को हम लोग भाषा का अभिभावक भी कहते हैं। क्योंकि मान लीजिए अभिभावक इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, यदि अनजाने में कोई गलती करता है, उसको सही मार्ग पे लाना, उसको गाइड करना एक पेरेंट्स का काम होता है, या उसमें शिक्षक की भूमिका हो सकती है। वही काम एक साहित्य में, भाषा में व्याकरण होता है। तो व्याकरण जो है वह किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने और पढ़ने के लिए सिखाता है, उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। अब ये देखते हैं हम लोग, पहला है कि अब साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? हम लोग सुनते हैं साहित्य, लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, हम बोलते हैं साहित्य है क्या? ज्ञान के संचित कोश को ही हम साहित्य कहते हैं। क्योंकि हम जब बोलते हैं तो बोलचाल में हम उतना शुद्ध नहीं बोल पाते हैं, लेकिन वहीं अगर हम कोई किताब लिखते हैं तो उसमें बहुत सोच समझ करके और लिखते हैं ताकि कोई गलती ना हो, या बहुत ऐसी चीजें हैं इसको हमारा दिमाग हम उसमें याद नहीं कर सकते हैं, इसमें अस्थायी नहीं कर सकते हैं। लेकिन किताब में हम उन बातों को स्थायी रूप से लिख सकते हैं, और फिर हमें कोई अगर जरूरत पड़ेगा, अगर हम भूल जाते हैं तो उसे हम फिर से उसे याद करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि ज्ञान के संचित का मतलब होता है इकट्ठा, कलेक्शन। तो ज्ञान के संचित कोश को ही हम साहित्य कहते हैं। ओके। अब ये देखते हैं वर्ण किसे। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं,
और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोग वर्ण। स्वर वर्ण वैसा वर्ण जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यह स्वतंत्र वर्ण होता है और किसी की सहायता नहीं लेता है। दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिसका उच्चारण बहुत जल्दी होता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब ही होता है लंबा, जिसका उच्चारण लंबा होता है, जैसे आ, ह्रस्व स्वर ओ, दीर्घ स्वर आ और प्लुत स्वर ओ। ठीक है, तो इसका उच्चारण बहुत लंबा होता है। प्लुत स्वर यानी प्लुत स्वर एक वैसा स्वर है जो ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है। इसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण है जो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं को, ठीक है, तो को के अंत में क्या आ रहा है, को, तो हम लिखते हैं को, यानी को और अ मिलके बना है को, तो यह व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। ठीक है, अब आइए देखते हैं शब्द विचार, यानी शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उसके बाद में बनावट के आधार पर रचना या बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। और अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोमसी। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में तो आप पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा किसी विशेष वस्तु, स्थान या जगह के नाम को हम कहते हैं, या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में है संबंध बोधक, जो संज्ञा और सर्वनाम का शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है, उसे हम लोग संबंध बोधक कहते हैं। विराम चिन्ह, विराम का मतलब होता है ठहराव, ठहरना, रुकना। तो साहित्य में जब हम पढ़ते हैं, साहित्य को जब हम पढ़ते हैं, कहानी हो या कविता, तो बहुत सारे उसमें चिन्ह होते हैं, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, चंद्रबिंदु, तो और आश्चर्य सूचक चिन्ह, तो बहुत सारे चिन्ह होते हैं, तो उसे हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। इससे उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि हम एक ही लय में पढ़े तो वह सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो उस उतार चढ़ाव के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ताकि पढ़ने में अच्छा लगे, इसे पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा और सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, और उससे अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद में है लिंग, जेंडर, कि जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे को लिंग कहते हैं। लिंग हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इससे जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसके बाद में है वचन, तो हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार का वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम लोग वचन कहते हैं। कारक, संज्ञा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करता है, उसे हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है, इसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का के अधिकरण में पर, संबोधन है वरे, तो ये सब क्या है, कारक है। ठीक है, उसके बाद में विलोम शब्द है जो उल्टा अर्थ करते हैं, विलोम या विपरीतार्थक इसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद में तत्सम, तद्भव है, पर्यायवाची शब्द है, यानी एक शब्द के विभिन्न
अर्थ प्रकट करते हैं। एक शब्द के लिए विभिन्न शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांश, जैसे मान लीजिए कि जो बहुत अधिक बोलता हो उसको हम लोग कहते हैं वाचाल कहते हैं, ठीक है। तो और धर्म का ज्ञाता धर्मज्ञ, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। मुहावरे और उक्तियों के बारे में पढ़े होंगे। मुहावरे सजीव भाषा के वैसे प्राण होते हैं या एक विलक्षण अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम मुहावरा कहते हैं। तो वह अपना अर्थ प्रकट नहीं करके स्वयं एक विलक्षण यानी अलग अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम लोग मुहावरा कहते हैं। तो आपके क्वेश्चन में आपका आगे पेज नंबर 291 से 320 यानी 320 291 से 320 पेज नंबर से प्रश्न आ सकते हैं। उसके अलावा आपको निबंध लेखन और पत्र लेखन से आएंगे। तो आप परीक्षा की तैयारी करते रहिए और सिर्फ ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट के दिमाग में नहीं रखिए, बल्कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए भी आप थोड़ी आप आगे तक भी पढ़ाई करते रहिए और समझते रहिए। कोई भी अगर डाउट हो तो आप फोन करके पूछ सकते हैं, गूगल क्लासरूम में भी एकदम अपने डाउट को पूछिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।